guys, तो today we will discuss an important topic which is transformer। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट लो वोल्टेज ऑफ AC इंटू हाई वोल्टेज ऑफ AC और हाई वोल्टेज ऑफ AC इंटू लो वोल्टेज ऑफ AC। यानी ये क्या करता है, हाई वोल्टेज ऑफ AC को लो वोल्टेज ऑफ AC में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज AC में को हाई वोल्टेज AC में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब है, मान लीजिए अगर हम लोगों के पास हाई वोल्टेज है और हम लोगों को काम करना है लो वोल्टेज में, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ट्रांसफार्मर का। तो उससे क्या होगा, वो लो वोल्टेज AC को हाई वोल्टेज AC में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज AC को लो वोल्टेज AC में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का दो टाइप होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर इज़ ऑफ टू टाइप, वन इज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड अनदर इज़ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए, हम लोगों को नाम से ही पता चलता है कि स्टेप अप यानी ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। सो वही वहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट कन्वर्ट लो टू हाई वोल्टेज ऑफ AC। और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। डाउनवर्ड देख के हम लोगों को पता चलता है कि ये हाई टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, ये हम लोग चैप्टर 3 के मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़े थे कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। So it is based on the principle of mutual induction, that is whenever there is a change in magnetic flux linked to the secondary coil, then there is an EMF induced across the secondary coil। That means जब भी magnetic flux में changes होता है तो due to change in magnetic flux क्या इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है। इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, ये बहुत सारे लैमिनेटेड शीट से मिलके बनता है। तो ये जो हम लोगों को रेक्टेंगुलर फ्रेम दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड शीट, जो कि इंसुलेटेड होते हैं। और इसमें क्या होता है, दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हम लोगों का प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि किससे कनेक्टेड है, AC सोर्स। प्राइमरी कॉइल हम लोगों को इनपुट से कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी कॉइल आउटपुट से कनेक्ट होता है। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जहाँ पे हम लोगों का एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिससे हम लोग अपना आउटपुट देखेंगे कि वोल्टेज हाई हो रहा है या लो हो रहा है। तो वही हम लोगों का यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर। देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप में है और ये सॉफ्ट आयरन से मिलके बना है, मेड बाय लार्ज लैमिनेटेड शीट, टू कॉइल P and S। P रिप्रेजेंट प्राइमरी एंड S रिप्रेजेंट सेकेंडरी। तो ये दोनों से मिलके बना है, आर ओन्ड इन द सेम कोर बट दे आर वेल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ऑल्सो बोथ द कॉइल आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर। तो ये जो है ये अच्छे से इंसुलेटेड रहता है। एंड AC सोर्स, अब देखिए हम लोगों का जो प्राइमरी कॉइल है वो किससे के साथ कनेक्टेड रहता है, AC सोर्स के साथ। तो इन AC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल where the load resistance is connected across the secondary coil from where the output is taken out as shown in the diagram। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने डायग्राम सही से बनाया है तो आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं वर्किंग एंड थ्योरी। तो देखिए, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, AC सोर्स कनेक्टेड है। AC सोर्स क्या करता है, इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ना, जो कि हम लोगों को पता है। तो ड्यू टू AC इनपुट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल चेंजेस। तब देखिए, अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स है जो जैसा कि AC करंट है तो AC का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक है उन लोगों का फ्लक्स में भी चेंजेस हो रहा है। और जैसे ही फ्लक्स में चेंजेस होगा तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो इसके कारण प्राइमरी कॉइल में अब EMF इंड्यूस हो जा रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू AC इनपुट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द प्राइमरी कॉइल चेंजेस कंटिन्यूसली
एट हैंड्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका चेंजेस कितना हो रहा है, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोगों को याद आता है कि फैराडे लॉ, जो कि जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो वही यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो देखिए यहाँ पे जो ईएमएफ है वो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ई पी से। इसके सफिक्स में एक छोटा सा पी लगा देंगे। ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। देखिए ये जो है ये फ्लक्स चेंज को दर्शाता है डी फाई बाई डी टी। तो ऐसे हम लोगों का ई एम एफ डी फाई बाई डी टी के इक्वल ही होता है, बट यहाँ पे बहुत सारे सीट्स हैं जो कि लेमिनेटेड सीट है। तो प्राइमरी कॉइल मीन्स एन पी जो है ये क्या दर्शाता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल मीन्स प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स को डिपेंड करता है। तो ई पी जो होगा हम लोगों का इक्वल हो जाएगा माइनस एन पी बाई डी फाई बाई डी टी। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये लेंज लॉ से आता है। लेंज लॉ से हम लोग ये हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ ये क्या करता है, अपोज करता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है। अब हम लोगों का है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज द सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंजेस टू द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज ऑल्सो इंड्यूस अक्रॉस द एस कॉइल। दैट मीन्स देखिए जब हम लोगों का प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वही सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज कहाँ पे होगा, सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा। अब सेकेंडरी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होता है दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसके वैल्यू को भी हम लोग फैराडे लॉ से सेम उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा प्राइमरी में किए। तो ई एस क्या रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो ये इक्वल होता है माइनस एन एस बाई डी फाई बाई डी टी। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 करेंगे। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो हम लोगों को क्या फाइंड होगा, हम लोगों को एक सिंपल सा रेशियो इक्वेशन मिलेगा, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है बहुत बार। अगर आप PYQ देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है, एन एस बाई एन पी। अगर हम लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल का रेशियो पूछा जाए तो वो किसके इक्वल होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो के इक्वल होता है। देखिए अब यहाँ पे फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है कि हम लोगों को लो वोल्टेज लेके हाई वोल्टेज देना। दैट मीन्स यहाँ का ईएमएफ रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, तो इसका ईएमएफ वैल्यू ज़्यादा होगा तभी तो हाई वोल्टेज देगा ना। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग आउटपुट कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल से। दैट मीन्स कहाँ का ईएमएफ ज़्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल का। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई एस इज ग्रेटर देन ई पी। अगर ये बड़ा है तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोग इक्वेशन 3 से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एन एस बड़ा होगा। अब ई एस बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, ई एस बड़ा है दैट मीन्स यहाँ पे एन एस ज़्यादा होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई एस ग्रेटर देन ई पी, हैंस फ्रॉम इक्वेशन 3 एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। अब स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं, लो वोल्टेज लेते हैं। दैट मीन्स जो हम लोगों का आउटपुट वोल्टेज होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या दर्शाता है, ई एस दर्शाता है, जो कि लेस देन होगा ई पी के। तो अगर ये छोटा दैट मीन्स एन पी जो है वो भी छोटा होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हैंस फ्रॉम इक्वेशन 3 एन एस इज लेस देन एन पी। अब देखिए अगर मान लीजिए कि केस हम लोगों का आइडियल हो, इन आइडियल केस ऑफ ट्रांसफार्मर, आइडियल बोल के तो कोई चीज़ अभी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर हम लोग मानते हैं कि ये आइडियल केस है तो हम लोग जितना पावर देते हैं हम लोगों को उतना पावर मिलना चाहिए, मीन्स एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अब हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं जो कि क्या किसके इक्वल होता है, करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट मीन्स P इज इक्वल टू आई भी। तो उसी फॉर्मूले से यहाँ पे अगर हम लोग देखें इनपुट पावर किसके इक्वल होगा, इनपुट पावर जो है हम लोग इनपुट प्राइमरी कॉइल से देते हैं तो आई पी इंटू ई पी। अब ई पी कहाँ से आया, अगर आप लोग पूछेंगे तो वोल्टेज यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज हम लोगों का ई एम एफ है। तो दैट मीन्स आई पी इंटू ई पी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई एस।
तो यहाँ से अगर हम लोग रेशियो लेते हैं ES बाई EP, तो ये हम लोगों को फाइंड आउट होगा IP बाई IS। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड जो होगा वो भी इक्वल होना चाहिए। अब इसी से हम लोग को फाइंड होता है, अगर हम लोग राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं IP बाई IS इज इक्वल टू NS बाई NP। अब स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर का कंडीशन क्या था कि वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा था, कहाँ किसके कंपेरिजन में, प्राइमरी कॉइल से। तो उससे अगर NS ज़्यादा है तो क्या होगा, IS का जो करंट होगा वो कम होगा, दैट मीन्स सेकेंडरी कॉइल का जो करंट का वैल्यू होगा वो कम आएगा। और वही जहाँ हम लोग बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का, तो वहाँ पे प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा था, दैट मीन्स वहाँ का करंट वैल्यू कम होगा, दैट मीन्स IP इज़ लेस देन IS। तो ये हम लोगों का पूरा ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट हो गया, जो कि बहुत बार पूछा गया है। अगर आप PYQ देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन रेपिटेटिवली पूछा जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, आप इजीली 5 to 6 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। If you like this video, please subscribe my channel and thank you for watching.